हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी उतनी अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी शुरू किया था और अब हम क्लास 7 एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। ये जो एनसीईआरटी रहने वाली है बाइलैंग्वेज रहेगी। मैं इस एनसीईआरटीज़ के बाद हिंदी मीडियम में भी आपको एनसीईआरटी दूंगा। तो वो विद्यार्थी जो जिनको लग रहा है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले कि सर हिंदी माध्यम के लिए, तो हिंदी माध्यम वाले लोग परेशान ना हो। बिल्कुल एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर 12 तक की उन लोगों के लिए भी हिंदी माध्यम में अपलोड कर दूंगा, तो आप चिंता ना करें। और जो थोड़े से भी कंफर्टेबल हैं हिंदी में और हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश में, तो कोशिश कीजिए ये इंग्लिश वाला जो एक्सप्लेनेशन है आप इसको अटेंड कर लें। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स ज्योग्राफी में ऐसे हैं जो इंग्लिश में बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। हालांकि फिर भी आपको दिक्कत रहती है तो हम लोग हिंदी माध्यम के लिए भी एनसीईआरटीज अपलोड कर देंगे। तो शुरू करते हैं। क्लास 7 की एनसीईआरटी है और इस एनसीईआरटी का नाम आप देख पा रहे हो। इस एनसीईआरटी का नाम है आर एनवायरमेंट। क्या नाम है? आर एनवायरमेंट। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी थी उसमें हमने बात करी थी अर्थ से रिलेटेड, उसमें हमने बात करी थी हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड, हमने बात करी थी कि वाई अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। अर्थ में ऐसी कौन कौन सी खास बातें जो अर्थ को बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल प्लेनेट बनाती है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले क्लास 7 एनसीईआरटी और इसका नाम है आर एनवायरमेंट। क्या नाम है इस एनसीईआरटी का? आर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। आर एनवायरमेंट। तो देखो, सबसे पहला यहीं से प्रश्न उठ जाता है कि एनवायरमेंट या पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण होता क्या है, एनवायरमेंट आप किसे कहोगे? तो यहीं से हम लोग भी शुरू करते हैं और आप पाओगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है इसका, उसमें पहली जो डेफिनेशन है वो किसकी डेफिनेशन है? एनवायरमेंट की ही डेफिनेशन है। एनवायरमेंट को हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं? पर्यावरण कह देते हैं। पर्यावरण कह देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊंगा और आपको किसी को भी, आप किसी भी माध्यम से परेशानी नहीं होगी। वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और आप हिंदी माध्यम के छात्र और छात्राएं, तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं हमें एकदम हिंदी माध्यम में चाहिए, तो मैं हिंदी माध्यम के लिए भी एनसीईआरटीज अपलोड कर दूंगा। एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट क्या होता है? मान लेते हैं ये आप हो और आपका नाम है ए। क्या नाम है आपका? ए। इस ए के आसपास क्या क्या है? ए के आसपास आप देखोगे, आप ए हो, आप ए व्यक्ति हो, आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, तो आप पाओगे कि आसपास हॉस्टल्स हैं बहुत सारे। हॉस्टल के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे रह रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है। आपके आसपास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आप मोबाइल से या लैपटॉप से या टैब से क्लास ले रहे हो, तो आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं। अगर ये पूछा जाए कि ए चारों तरफ किन किन चीजों से घिरा हुआ है, तो ये ए के चारों तरफ मिलने वाली चीजें हैं। या मैं ये कह दूं ए के सराउंडिंग में, ए के सराउंडिंग में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ए के सराउंडिंग में सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप ए के लिए, ए व्यक्ति के लिए एनवायरमेंट शब्द का मतलब क्या होगा, ए का एनवायरमेंट क्या होगा, तो ए का एनवायरमेंट क्या है? ए के सराउंडिंग में जो जो चीजें हैं वो क्या होगा? ए का एनवायरमेंट होगा। समझ गए? तो कोई भी व्यक्ति हो, उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? उसका पर्यावरण कहते हैं। इसे ही हम उसका क्या कहते हैं? एनवायरमेंट कहते हैं। तो समझ गए इस बुक का टाइटल क्या है? एनवायरमेंट है। और एनवायरमेंट से आप क्या क्या समझते हैं वो यहाँ पे बताने की मैंने कोशिश आपको की है। लेट्स जंप टू द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग जंप करते हैं और फर्स्ट चैप्टर का भी अगर आप टाइटल देखोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा? एनवायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एनवायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब आप समझो कि हम लोग एनवायरमेंट पढ़ क्यों रहे हैं। पहली बात तो वाई वी आर स्टडिंग एनवायरमेंट। इस ए व्यक्ति के इस ए व्यक्ति के आसपास, इस ए व्यक्ति के आसपास अभी हमने देखा कुछ पार्क भी होगा। कोई पार्क है, पार्क में ट्रीज होंगे, पेड़ होंगे बहुत सारे। अच्छा, ये पेड़ पौधे हमको क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन हमको दे रहे हैं। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, इस ए व्यक्ति के आसपास हो सकता है कोई रिवर हो,
कोई लेक हो, कोई क्या हो, लेक हो, कोई पॉन्ड हो। अगर आप कोस्टल एरिया से हो तो आपके आसपास हो सकता है कोई सी या ओशियन हो। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, वाटर देगा, H2O देगा, अगेन इंपॉर्टेंट चीज। और ये ए व्यक्ति जहां पे रह रहा है, किस कहां पे रह रहा है, किसी सरफेस पे रह रहा है। और ये सरफेस किसका पार्ट है, लिथोस्फेयर का पार्ट है, लिथोस्फेयर का पार्ट है। तो इसके आसपास आपको पानी भी मिल रहा है, आपको ट्रीज भी मिल रहे हैं, और आपको ये सरफेस, ये रॉक्स भी आपको देखने को मिल रही हैं। ये सब कहां देखने को मिल रही है, इस ए के आसपास देखने को मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि एनवायरमेंट, जो इस ए व्यक्ति का एनवायरमेंट है, ये सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, ए व्यक्ति की लाइफ को, ए व्यक्ति की लाइफ को। कैसे, आप जो एयर ले रहे हो किसके लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए, सांस लेने के लिए जो ले रहे हो वो आपको ये प्रोवाइड करा रहा है ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। आप जो खाना खा रहे हो, लिथोस्फेयर पे सरफेस पे आपको सॉइल देखने को मिलेगी, और सॉइल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर होता हुआ मिलेगा। आप जो भी खाना खा रहे हो वो यहीं से आ रहा है। तो जो फूड आप ले रहे हो वो आपको आपके एनवायरनमेंट से मिलेगा। जो पानी पी रहे हो आप, जो वाटर आप ड्रिंक के पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, वो भी कहां से मिलेगा आपको, आपके एनवायरनमेंट से मिलेगा। अगर ये एनवायरनमेंट इस तरीके से नहीं होता तो अर्थ पे क्या नहीं हो पाती, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। समझ पा रहे हो कि क्यों एनवायरनमेंट पढ़ना या एनवायरनमेंट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एनवायरनमेंट है, ये लाइफ क्या बनाता है, पॉसिबल बनाता है। अगर ये एनवायरनमेंट नहीं होता इस तरीके का तो क्या नहीं होता, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाता, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं, नेक्स्ट जो चीज है इस चैप्टर में जो हमें बताने की कोशिश की जा रही है, इट इज कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो अभी हमने देखा कि एनवायरनमेंट क्या है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग। एनवायरनमेंट जो वर्ड है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो एक फ्रेंच वर्ड है एनवायर, तो वहां से हमने लिया, और उसका मतलब होता है नेबरहुड, आपके आसपास, पड़ोसी में आपके क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो आपके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इन कंपोनेंट को, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं वो है नेचुरल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, नेचुरल कंपोनेंट। अभी जो हम बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट लाइफ पॉसिबल बनाता है, वो सारे आपने बात करी ट्रीज की, आपने बात करी रिवर्स की, आपने बात करी लेक्स की, पॉन्ड्स की, रिवर्स की, ये सब कैसे कंपोनेंट्स हैं, ये सब आपको कैसे नेचुरल कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। कैसे कंपोनेंट है, नेचुरल कंपोनेंट। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो एनवायरनमेंट का ह्यूमन कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, ह्यूमन कंपोनेंट। जैसे अभी हमने बात करी कि ए व्यक्ति है, उसके आसपास हॉस्टल में बहुत सारे उसके जो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं वो रह रहे हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उसके आसपास हैं, और भी उसके अलावा हॉस्टल इंचार्ज है, मैस इंचार्ज है, मैस में जो खाना बना रहे हैं वो भैया हैं। तो वो सब क्या है, वो एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, वो एनवायरनमेंट का ह्यूमन कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है, ह्यूमन कंपोनेंट है। इसमें वो खुद इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल के अलावा आपकी फैमिली, आपकी फैमिली, फैमिली के बाद आप देखोगे कम्युनिटी, कम्युनिटी से आगे आप चले जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा रिलीजन, रिलीजन, ठीक है। ये सब क्या है, ये ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमने जो कंपोनेंट बनाया है उसका नाम है ह्यूमन मेड कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट। जैसे आप आसपास आप देखोगे रोड बनी हुई है, आसपास बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी, तो वो सारे कैसे कंपोनेंट है, वो सारे ह्यूमन मेड कंपोनेंट है। कैसे कंपोनेंट है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट। अच्छा, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड में हम लोग कह सकते हैं कि कुछ तो ऐसे कंपोनेंट हैं जो क्या है, बायोटिक हैं, जो क्या है, बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग। क्या होता है, लिविंग जो है। कुछ कंपोनेंट कैसे हैं, बायोटिक हैं, और कुछ कंपोनेंट कैसे हैं, एबायोटिक। कैसे कंपोनेंट है, एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या होगा, नॉन लिविंग। क्या होगा, नॉन लिविंग, ठीक है। कुछ कंपोनेंट जैसे आपने क्या बनाया, रोड बनाया, अब रोड क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ऑब्वियसली नॉन लिविंग है, ठीक है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि एनवायरमेंट 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 इसमें दोनों टाइप के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे? पहला है बायोटिक, बायोटिक, और दूसरा है अबायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो एनवायरमेंट इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, चलें आगे चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। कौन से एनवायरनमेंट की? नेचुरल एनवायरनमेंट की। आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हो, नेचुरल एनवायरनमेंट की हम लोग बात करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें मेनली तीन चीजों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट थ्री थिंग्स वी शुड नो। वन इज लिथोस्फियर, second is atmosphere, and third one is hydrosphere। हाइड्रोस्फीयर क्या क्या है और क्यों क्यों इसे एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये समझो। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर आप कह सकते हो जो टॉप मोस्ट सरफेस है अर्थ का, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, वो किसका, वो क्या है? लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में हम आगे देखेंगे कि इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंटल पार्ट आपको देखने को मिलता है और ओशनिक पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट पे हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, अगर ये कॉन्टिनेंट नहीं होते, समझो लिथोस्फीयर नहीं होता, सरफेस नहीं होता, तो क्या नहीं होती? यहाँ पे रॉक्स नहीं होती। क्या नहीं होती? रॉक्स। रॉक्स से मिलकर तो क्या बना है? लिथोस्फीयर बना है। रॉक्स नहीं होती तो इसके सेडिमेंट्स नहीं बनते। क्या नहीं बनते? सेडिमेंट्स, अवसाद यहाँ पे हमको नहीं मिलते। और अगर सेडिमेंट्स नहीं होते तो हमको क्या नहीं मिल पाती? सॉइल नहीं मिल पाती। क्या नहीं मिल पाती? सॉइल। और सोचो, सॉइल नहीं होती तो एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग ग्राउंड, फॉरेस्ट, ये सब अर्थ पे नहीं होते। क्या नहीं होते? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और ग्रेजिंग ग्राउंड नहीं होते। तो लिथोस्फियर, लिथोस्फियर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल, हम माइनिंग क्या करते हैं? सरफेस पे माइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? लिथोस्फियर के बारे में हमको बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर वाटर डोमेन की हम लोग बात करें, कौन से डोमेन की? वाटर डोमेन की बात करें तो वो किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और वाटर, इट इज इसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, और दैट्स अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, वी ऑल नो व्हाई, बिकॉज ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कंप्राइजेज ऑफ वाटर बॉडीज, कंप्राइजेज ऑफ वाटर बॉडीज। अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास है हाइड्रोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलती है? बहुत सारी गैसेस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? देयर आर सेवरल गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, among which the major component is of nitrogen. Nitrogen सबसे ज़्यादा मिलेगी. Then we will have oxygen, carbon dioxide, argon, and several gases are present in the atmosphere. Why these gases are important? Because अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, तो हम लोग जीवित नहीं होते। जितना इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है उतना इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? फोटोसिंथेसिस करते समय जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब कौन सी गैसेस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा सनलाइट में वो क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। और उस खाना बनाने के दौरान ही वो हमको कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है उतना इंपॉर्टेंट क्या है अर्थ में? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा एक और गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में हमको एक और गैस मिलती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन। ओजोन, ओजोन क्या करता है? सन से कौन सी रेज आती है हमारे पास? कुछ अमाउंट में यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट, पैरा बैंगनी किरणें हम तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। ये जो ओजोन परत है, आप देखोगे लिथोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है। और ये ओजोन की लेयर इन यूवी लाइट्स को कहां पे नहीं पहुंचने देती? सरफेस पे नहीं पहुंचने देती। अगर ये सरफेस पे पहुंच जाती तो हम सब लोग कौन से रोग से ग्रसित होते? कर्क रोग से, कैंसर हम सबको हो चुका होता। तो ये ओजोन भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे चारों तरफ, हमारे एनवायरमेंट में जो नेचुरल कंपोनेंट है, जिसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर ये नहीं होते तो लाइफ बड़ा मुश्किल होता और मैं कहूं इम्पॉसिबल होता। और यहां पे
जो मैं आपको बता रहा था कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच जो शब्द है उसका इन्वायरनर एक वर्ड है वहां से लिया गया। और इन्वायरनर का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है आपका नेबरहुड, आपका नेबरहुड। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी वर्ड से सिमिलर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा और इस वर्ड का नाम है इकोसिस्टम। क्या नाम है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। अभी तक हमने समझ लिया कि एनवायरनमेंट क्या होता है और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं, ये हमने समझ लिया। अब आप समझो कि एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में हमने क्या देखा? हमारे एनवायरनमेंट में लिथोस्फेयर में बहुत सारे ट्रीज भी प्रेजेंट है ट्रीज आपके आसपास। ये ट्रीज क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं और कौन से प्रोसेस से लेते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है, ये भी एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट आपस में क्या कर रहे हैं? ये कंपोनेंट आपस में कर रहे हैं इंटरेक्शन। क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। तो अगर एनवायरनमेंट के कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो ये इंटरेक्शन ऑफ क्या हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। लिविंग का किसके साथ हो सकता है? नॉन लिविंग के साथ, या आपस में भी जो इंटरेक्शन होगा उसको आप क्या कहते होगे? इसी इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। क्या कहते हैं? इको सिस्टम। अच्छा, ये इकोसिस्टम जो होता है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल तरीके से भी हो सकता है। कोई केमिकल रिएक्शन हो, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, ग्लूकोज बनता है यहाँ पे। और क्या हो सकता है? कोई फिजिकली भी कोई चीज बन सकती है। तो दोनों चीज याद रखना। एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव और लिंक टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इससे क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। समझ पाए इकोसिस्टम क्या है? किसी एक के पास, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के पास ज्यादा एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी किसी दूसरे को देना चाह रहा है, किसी तीसरे को देना चाह रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे से। क्या करना पड़ेगा? इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ये इंटरेक्शन की वजह से जो सिस्टम बना है, इसी सिस्टम को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इसी सिस्टम को नाम दिया जा रहा है इको सिस्टम। क्या नाम दिया जा रहा है? इको सिस्टम। ठीक है। all the planets, all the plants, animals and human beings depends on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form the ecosystem. तो ये इंटरेक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। यहां पे एक छोटी सी बात दी हुई है कि साल में 5 जून जो आता है, इस दिन हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को किया जाता है। तो आप कई बार जब यूपीएससी का या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दोगे तो वहां पे पूछ लिया जाता है कि 5 जून जो हाल ही में मनाया गया उसकी थीम क्या थी, या वो कौन से नंबर का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। तो आप जब भी एग्जाम दो तो उससे पहले का जो भी एनवायरनमेंट डे गया है तो उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब समझना ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और कैसे चीजें बदल रही हैं। ह्यूमन खुद एक क्या है? कंपोनेंट है। और किसका कंपोनेंट है? ह्यूमन कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। लेकिन ह्यूमन क्या करते हैं? ये ह्यूमन बीइंग है, ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, कुछ लेंगे कुछ देंगे, करेंगे ये काम। तो जब इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या बनाते हैं? अपना इकोसिस्टम भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इकोसिस्टम भी बना लेते हैं। ठीक है, यही तो बात थी इकोसिस्टम में। साथ ही साथ ह्यूमंस क्या करते हैं? अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मॉडिफाई कर लेते हैं। जनरली आप पाओगे कि इनिशियल जब ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ था, तो जैसे इंडिया में हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उस समय ज्यादातर जो आबादी थी, या मैं कहूं मोस्टली 99% जो भी लोग थे कहाँ रह रहे थे? केवल रिवर, नदियों के आसपास रह रहे थे वो, इसलिए नाम ही क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना।
लेकिन धीमे धीमे अब आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे नदियां नहीं है फिर भी लोग रह रहे हैं। तो इनिशियली जितने भी लोग थे, जो इनिशियल ह्यूमन बीइंग थे, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से ढाला, अपने नेचुरल जो भी इन्वायरमेंट था उस तरीके से उनको ढाल लिया अपने आप को। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ, उन्होंने क्या करने की कोशिश की, अपने सराउंडिंग्स को चेंज करने की कोशिश करी। आप देखोगे कि इंडस से जब हम लोग गंगा के तराई क्षेत्रों में पहुंचे तो हमने क्या करना शुरू किया, लोहे की खोज के बाद, आयरन डिस्कवरी के बाद हमने वहां पे जंगल काटना शुरू किया, और जंगल काटने के बाद हम इंडस से कहां पे शिफ्ट हो गए, गंगा वैली की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग अब नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, खुद की जैसे ढालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद जैसा चाहते हैं वैसा उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. ये इनिशियल ह्यूमन बीइंग की बात कीजिए। और लेटर हमने क्या कर लिया, धीमे धीमे आप देखोगे जब ट्रेड होना शुरू हुआ, कॉमर्स सिस्टम शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, तो चीज़ें क्या होने लगी, चेंज होने लगी। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर था, आपने इजीली समझा होगा। एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या एमसीक्यू दिया हुआ है यहाँ पे, टिक द करेक्ट आंसर विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। क्या डेजर्ट अपने आप नेचर बना के देता है? बिल्कुल बना के देता है। एक्वेरियम आप बनाते हो या नेचर बना के देता है? हम लोग बनाते हैं एक्वेरियम। तो एक्वेरियम क्या नहीं है, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट, लैंड, रिलीजन और कम्युनिटी। ह्यूमन एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो लैंड किसका कंपोनेंट नहीं है, ह्यूमन एनवायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, माउंटेन, सी और रोड के कौन सा ह्यूमन ने बनाया? क्या सी और माउंटेन ह्यूमन ने बनाया? नहीं, ह्यूमन ने क्या बनाया, रोड बनाया है। और लास्ट है विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट, ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग क्रॉप्स। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, एनवायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे क्या आना शुरू हो जाता है, प्रेशर आना शुरू हो जाता है, लोड आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, एक थ्रेट है। तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर था। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर। क्या है इसका सेकंड चैप्टर, वो भी देख लेते हैं। इनसाइड आर अर्थ, क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हमको यहाँ पे जानना है। इनसाइड आर अर्थ, यही चैप्टर आप देखोगे क्लास 11th में भी आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे और क्या क्या है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जब भी आप बात करोगे तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पहली चीज, आपने ऑनियन देखा है, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो सब लोग अनियन खा ही रहे होंगे। अनियन में क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सिमिलरली जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, लेयर्स मिलेंगी। अनियन को देखोगे, पहली लेयर हटाओगे तो दूसरी मिलेगी, दूसरी को हटाओगे फिर तीसरी, बहुत सारी लेयर्स पे लेयर्स जमी हुई होती हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने किया है नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे अनियन का जो पील होता है उसको हम लोग निकालते थे, और स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होता था उससे हम देखा करते थे, उसमें सेल्स आपको दिखते हैं, टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने किया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जिस तरीके से अनियन में लेयर्स होती हैं, इसी तरीके से अर्थ में लेयर्स हैं। और ये कैसी लेयर्स हैं, इनको कहा जाता है कंसेंट्रिक लेयर्स। कौन सी लेयर्स इनको कहते हैं हम लोग, कंसेंट्रिक लेयर्स। अब समझना वाई दे आर कंसेंट्रिक लेयर्स का मतलब क्या होता है, पहले यहीं पे समझ लो। कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, ये फर्स्ट लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। ठीक है, अब फर्स्ट लेयर का अगर आप सेंटर देखोगे तो वो भी यही है, सेकंड लेयर का सेंटर भी यही है, और थर्ड लेयर का सेंटर भी यही है। इसका मतलब ऑल दीज थ्री लेयर्स हैव अ कॉमन सेंटर, हैव अ कॉमन सेंटर। तो जो लेयर जिनका सेंटर कॉमन है उनको कौन सी लेयर्स हम लोग कहते हैं, कंसेंट्रिक लेयर्स कहा जाता है। तो अर्थ में आपको कैसी लेयर्स मिलेंगी, कंसेंट्रिक लेयर्स मिलेंगी। इनका सबका क्या सेम है, सेंटर सेम है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि अर्थ में कौन कौन सी लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। अर्थ में मेनली 3 लेयर्स हैं, और उन 3 लेयर्स के नाम इस तरीके से हैं। सबसे ऊपर जो आपको मिल रहा है वो होता है क्रस्ट, उसके नीचे जो आपको मिल रहा है वो है मेंटल, और सबसे अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो आपको मिल रहा है एकदम सेंटर के पास जो मिलेगा वो है आपका कोर, वो है आपका कोर। ठीक है, चलो देख लेते हैं किस तरीके से अरेंज्ड है। तो ये है आपका आउटर मोस्ट लेयर, ये है आपका आउटर मोस्ट लेयर, और इस आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द क्रस्ट, इज नोन एज द क्रस्ट।
अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इस लेयर का नाम है मेंटल। इस लेयर का नाम क्या है, मेंटल। और इससे भी नीचे अगर आप चले गए एकदम सेंटर के पास, तो यहाँ पे जो लेयर आपको मिली वो क्या है, कोर। और इन सब का सेंटर अर्थ का सेंटर है। दैट्स वाई दे आर नोन एज कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक लेयर्स। हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो कौन सी है, ये जिसको हम कहते हैं क्या, क्रस्ट। इसी क्रस्ट पे आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, आपको इसी क्रस्ट पे ओशियन देखने को मिलेगा, और इसी क्रस्ट पे आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, ओशियन और कॉन्टिनेंट। ओशियन की जो डेप्थ होती है, जो उसकी विड्थ है, वो बहुत कम है, और कॉन्टिनेंट की विड्थ बहुत ज्यादा है। किस तरीके से, इसको आप इस तरीके से समझो कि यहाँ पे डिप्रेशन था, यहाँ पे क्या था, डिप्रेशन था, और इसके बाद आप पाओगे कॉन्टिनेंट बनने के लिए यही वाला पार्ट कुछ ऊपर उठ गया। मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, ये वाला पार्ट ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्टिनेंट और ये है आपका ओशियन। यहाँ पे डेप्थ देखो इसकी, और ये डेप्थ आप देखो, तो दोनों में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ओशियन की जो आपको देखने को मिलेगी वो कितना, अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर जो कॉन्टिनेंट है ये आपको 35 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। ये एवरेज है, इसके अलावा भी चीज़ें बदल सकती है। अगर कोई माउंटेन आ गया तो और अब चीज़ें बदल जाएगी। मरियाना ट्रेंच वो भी कहाँ पे मिलेगा आपको, ओशियन पे मिलता है, तो वहाँ पे डेप्थ और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर एवरेज अगर देखा जाए तो कितना है, 5 किलोमीटर और 35 किलोमीटर। देखो, it is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometer on the continent mass and only 5 kilometer on the oceanic floor. तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट पे कितना है और ओशन पे कितना है। ठीक है, अच्छा, अगर क्रस्ट की बात की जाए, जहाँ पे ओशन और कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो क्रस्ट है ये किसी ना किसी चीज से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, तो क्रस्ट की अगर आप बात करो तो क्रस्ट अर्थ में जो सबसे हल्के मिनरल्स हैं, जो लाइट वेट मिनरल्स हैं, उससे मिलके बना हुआ है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत बार जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ है, इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं, इट इज नथिंग बट द सियाल लेयर। कौन सी लेयर, सियाल लेयर कहते हैं इसको। वाई इट इज नोन एज सियाल, बिकॉज द मेजर केमिकल कंपोनेंट वो आपको देखने को मिलेगा, एक तो सिलिका और दूसरा आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। Why only silica and aluminium are present? Why it is made up of light minerals? ये आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, डेंसिटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी आप इतना सा समझ लो कि अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है, जिसे आप क्रस्ट कह रहे हैं, उस पर आपको कॉन्टिनेंट मिलेगा, ओशन मिलेगा। और ये जो आपका क्रस्ट है, इसमें मेजर केमिकल कंपोनेंट किसका है, इसमें मेजर केमिकल कंपोनेंट है सियाल का, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, विच इज नोन एज सियाल, विच इज नोन एज सियाल। इससे नीचे अगर आप चले जाओगे, ठीक है, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट की अगर अपन बात करें तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे कॉन्टिनेंट की बात करें तो जनरली इट इज मेड अप ऑफ सियाल। आगे हम पढ़ेंगे इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और जो ओशनिक की बात हम कर रहे हैं वो बेसाल्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम लोग कहां तक पहुंचे थे, केवल 35 किलोमीटर के आसपास तक पहुंचे थे। लेकिन अगर हम 2900 किलोमीटर तक पहुंच जाएं, 2900 किलोमीटर तक पहुंच जाएं, तो 2900 किलोमीटर तक आपको कौन सी लेयर देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी मेंटल लेयर। क्या देखने को मिलेगी, मेंटल। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल, आगे हम जब भी पढ़ेंगे तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कन्वेक्शनल करंट जो वॉल्केनो के लिए जिम्मेदार है, यहीं पे आपको एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेंटल। और जो लास्ट द इनर मोस्ट लेयर जो आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोर। उसका नाम क्या है, कोर। और जो कोर है, ये चीज भी आप ध्यान रखना, जो कोर है वो सबसे हैवी मिनरल से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इस लेयर का नाम है निफे। निफे, एन से निकल, एन से निकल, और एफ से आयरन। एफ से क्या है, आयरन। अब आप कहोगे सर एफ से आयरन कैसे, जो लैटिन वर्ड है फेरस, और फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन। तो निकल और फेरस से मिलकर क्या बनी है, कोर बनी है। ये सबसे हैवी है। क्या है, सबसे हैवी है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी, जैसे जैसे क्या इंक्रीज होगी, डेप्थ इंक्रीज होगी, आप अर्थ के इंटीरियर में जाओगे तो दो चीज़ें बढ़ती हैं। पहला टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरा प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ये बात ध्यान रखना। और आप थोड़ा सा और समझ सकते हो यहाँ पे, तो इस चीज को भी समझना, यहाँ पे डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में आपको सिलिका और एल्यूमिनियम मिला है, और जैसे जैसे आप नीचे पहुंच रहे हैं आपको निकल और फेरस मिल रहा है। इसका मतलब क्या इंक्रीज हुई है, यहाँ पे डेंसिटी भी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट जो अब आप समझ गए हो कि अर्थ में 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। शुरुआत में जो लेयर है 35 किलोमीटर तक, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्रस्ट। 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक अगर आप पहुंच गए तो आपको मिलेगी क्या, आपको देखने को मिलेगी मेंटल, और एकदम सेंटर के पास आपको देखने को मिलेगी कोर। ठीक है, निकल फेरस कहां पे देखने को मिलेगा, कोर पे देखने को मिलेगा। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम आपको कहां देखने को मिलेगा, वो क्रस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। क्या नाम है, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। अच्छा, जब भी आप कहीं पे घूमने जाते हैं हम लोग, तो हाँ, जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाओगे या विंध्याचल माउंटेन में आप जाओगे, तो माउंटेन्स में आपको बहुत सारी रॉक्स देखने को मिलती है। हमारा जो लिथोस्फीयर है ना, इस ये भी किससे बना हुआ है, बहुत सारी रॉक्स से मिलके बना हुआ है, बहुत सारी चट्टानों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब रॉक्स क्या होती है, रॉक्स हम सब ने देखे। रॉक्स में बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, मिनरल्स देखने को मिलेंगे। अब ये हो सकते हैं कार्बनिक हो सकता है अकार्बनिक हो, मेटल हो सकता है, या नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि रॉक्स क्या क्या होती हैं, कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं। उसके बाद ये जो रॉक्स जिन चीजों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, मिनरल्स कह रहे हैं, ये मिनरल्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रॉक्स से, स्टार्ट करते हैं हम लोग रॉक्स से। द अर्थ क्रस्ट, किसकी बात कर रहे हैं, क्रस्ट की। क्रस्ट क्या है, अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, इसी को आगे हम कहेंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक, एनी नेचुरल मास। ये इंपॉर्टेंट है, देखो अक्सर लोग क्या करते हैं, जब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं ना, तो छोटी छोटी डेफिनेशन हमको यहाँ पे याद नहीं रहती है, इसलिए एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये छोटी छोटी डेफिनेशन हमें यहाँ मिल पाए। अब देखो यहाँ पे रॉक की डेफिनेशन है एनी नेचुरल मास। इसका मतलब ये कैसे अकरिंग होनी चाहिए, नेचुरली आपको मिलनी चाहिए, ह्यूमन मेड नहीं होनी चाहिए। एनी नेचुरल मास ऑफ द मटीरियल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी नेचुरल मास जिससे क्या बना हुआ है, आपका अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है, उसको आप क्या कह दोगे, वो है रॉक है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। किसी भी तरह की रॉक हो सकती है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई डार्क कलर की, कोई लाइट कलर की, किसी में आयरन का अमाउंट ज्यादा है, किसी में कार्बन का अमाउंट ज्यादा है, तो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। अच्छा एक सेकेंड, रॉक्स कितने टाइप्स की होती है, पहले ये भी यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। रॉक्स, rocks can be classified into 3 categories. First is known as igneous rock, igneous rocks. Second is known as sedimentary, sedimentary rocks. Third is known as metamorphic rock. हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि बाकी लोगों को परेशानी ना हो। इन्हें कहा जाता है आग्नेय चट्टानें, इसे आप कहोगे अवसादी चट्टान, और इसे कहा जाता है रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक है, इग्नियस रॉक। आपने अगर रोड पे बहुत सारी गाड़ियों को ऑब्जर्व किया होगा, तो मारुति सुजुकी की गाड़ी आती है जिसका नाम है इग्निस। क्या नाम है, इग्निस। देखिए आपने, इग्निस जो वर्ड है इसका मतलब होता है वॉल्केनो। क्या होता है, वॉल्केनो। इग्निस से लग रहा है इग्नियस शब्द मिला होगा आग ने, आग शब्द से हमें क्या मिला है, आग ने। तो वो चट्टाने, वो चट्टाने जो किससे मिल रही हैं आपको, वॉल्केनो से मिल रही हैं। किससे मिल रही हैं, वॉल्केनो से मिल रही हैं। अब कैसे वॉल्केनो से मिलती होंगी, इसको समझो। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये कोई वॉल्केनो, और यहाँ से क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे क्या बाहर आएगा, लावा बाहर आएगा। और जैसे ही लावा बाहर आएगा यहाँ पे, और लावा धीमे धीमे क्या होना शुरू होगा, कूल डाउन होना शुरू होगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे लावा ठंडा होगा, सॉलिड बन जाएगा। पहले सेमी सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में, अब धीमे धीमे किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कूल डाउन होना ही शुरू हो जाएगा। लावा जब ठंडा होके क्या बन जाएगा, चट्टान बन जाएगा, रॉक बन जाएगा। इस टाइप की रॉक्स को हम कौन सी रॉक्स कहेंगे, इग्नियस रॉक कहेंगे। कौन सी रॉक कहेंगे, इग्नियस रॉक।
ठीक है, तो समझ पाए, वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जब लावा बाहर आएगा और ये लावा अगर सॉलिडिफाई हो गया, ये लावा कूल डाउन होके क्या हो गया, सॉलिडिफाई अगर हो गया, तो इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, इट इज नोन एज द इग्नियस रॉक। कौन सी चट्टान कहोगे इसे आप, आग्नेय चट्टाने कहोगे। कब होगा, ज्वालामुखी उद्गार जब होगा उस समय लावा बाहर आएगा और लावा धीमे धीमे क्या होगा, ठंडा होगा। इस ठंडे ठंडे होने के कारण क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस से कौन सी चट्टान बनेंगी, आपकी आग्नेय चट्टाने बन जाएगी। ठीक है, इन्हीं आग्नेय चट्टानों का एक और नाम आप याद रखना, इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक चट्टानें या प्राइमरी रॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था। कौन सी चट्टानें, ये दिखेगा नहीं, एक सेकंड, इन्हें हम कह रहे हैं प्राथमिक या प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक। ठीक है, नेक्स्ट जो चट्टान है सेडिमेंट्री रॉक्स। नाम से पता लग रहा है, सेडिमेंट से जो रॉक्स बनी उनका नाम क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। अवसादों से निर्मित जो चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें हैं, वो है अवसादी चट्टान। तो यहाँ पे कौन सी चट्टान बनी थी, आग्नेय चट्टान। अब मानो ये है आपकी आग्नेय चट्टान, इससे छोटे छोटे क्या मिलेंगे आपको, जब टूट जाएगी तो बहुत छोटे छोटे इसके अवसाद मिलेंगे, इसके सेडिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स जब ये फर्स्ट लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, ये सेकंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, ये थर्ड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, इस टाइप से जो चट्टान बनती है, अवसादों से चट्टान निर्मित है, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट कौन सी है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक के लिए आपको 3 वर्ड याद करने हैं, PVT। क्या याद रखना है, PVT। P से है प्रेशर, V से है वॉल्यूम, T से है टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। अगर आग्नेय चट्टान का या इग्नियस रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक्स का या मेटामॉर्फिक रॉक का खुद का भी आप क्या चेंज कर दोगे, प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो या टेम्परेचर चेंज कर दो। इस वजह से क्या होता है, पीवीटी अगर चेंज हो गया तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो इसकी रासायनिक अभिसंरचना है, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इससे क्या होगा, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया और केमिकल कंपोजिशन चेंज होने से एक नई चट्टान बन जाती है और उस चट्टान का नाम हमने क्या कह दिया, मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान। तो इग्नियस रॉक किसमें कन्वर्ट हो सकती है, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है। सेडिमेंट्री रॉक्स भी किसमें कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक में। और मेटामॉर्फिक खुद भी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है। शर्त क्या है, शर्त का में ये है कि 3 चीजें आप बदल सकते हो, तीनों में से कोई भी, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर अगर आपने बदल दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सैंडस्टोन क्या है, मार्बल किस टाइप की चट्टानें हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये हम जो बात कर रहे थे कि सेडिमेंट्री रॉक्स किस किस में कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है। एक चीज और आप ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। ये रॉक साइकिल क्या है, वही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास क्या थी, आपके पास इग्नियस रॉक थी। पृथ्वी पे सबसे पहले जो चट्टानें निर्मित हुई थी उनका नाम था इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टानें। यहाँ पे नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स का, सेडिमेंटरी रॉक। और यहाँ पे नाम है मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अच्छा, इग्नियस जो रॉक है इसके क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं। कैसे बनते होंगे, टेम्परेचर बदलता है, प्रेशर बदलता है, तो ये चट्टानें टूटना शुरू होती हैं इससे, और तो क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं। तो इग्नियस रॉक्स किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के भी क्या बनते हैं, अवसाद बनते हैं। मेटामॉर्फिक भी किसमें परिवर्तित हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक खुद भी कई बार क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप, एक सेडिमेंट्री रॉक थी आपके पास, उसके क्या हुए, बहुत सारे सेडिमेंट बने, वो टूट गई और उन टूटे हुए अवसादों से एक नई चट्टान का निर्माण हो गया, तो उसे हम क्या कह देंगे, उससे भी क्या बन गई, सेडिमेंट्री रॉक बन गई। तो तीनों चट्टानें किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, अवसादी चट्टान में, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। सिमिलरली ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। ये जो आग्नेय चट्टानें हैं ये भी किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक। करना क्या है आपको, केवल पीवीटी तो चेंज करना है, और मेटामॉर्फिक खुद भी किसमें परिवर्तित हो जाएगी, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक रॉक खुद, ये तीनों किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। लास्ट
सेडिमेंट्री रॉक अगर कहाँ चली जाए, पृथ्वी के अंदर चली जाए, पृथ्वी के अंदर चली जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लावा में, और लावा ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अग्नि चट्टान बन जाएगा। सिमिलरली मेटामॉर्फिक रॉक भी किस में परिवर्तित हो जाती है, इग्नियस रॉक में, और इग्नियस रॉक खुद भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इग्नियस रॉक में। तो आप देख पा रहे हो कि सारी चट्टानें एक दूसरे में क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती हैं। क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती हैं। इसी चीज को क्या नाम दिया जाता है, इस चीज को नाम दिया जाता है, इट इज नथिंग बट द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, हिंदी में इसे कहते हैं शैल चक्र। रॉक साइकिल या शैल चक्र। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी कि क्या होता है रॉक साइकिल, क्या होता है शैल चक्र, एंड हाउ दिस रॉक साइकिल वर्क्स। ठीक है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई ठीक है, हम मान लेते हैं कि रॉक्स अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। अब ये तो बताओ हमको कि मिनरल होता क्या है, ये तो बताओ। तो मिनरल क्या है, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मिनरल भी क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरा, इनकी खुद की क्या होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और दूसरा, इनकी खुद की क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ये जो होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो ह्यूमन काइंड के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनरल की डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दोगे, दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड benefiting humankinds. Yes, तो they are known as the minerals. Example gold, platinum, copper, ये सब क्या है, ये सब minerals हैं। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था। द नेम ऑफ द चैप्टर वाज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कोर्सेज आपने 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में खरीदे हैं सिर्फ एनसीईआरटी के नाम पे, उनसे ज़्यादा अच्छी तैयारी हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और ये जब शब्द आता है ना फ्री, इसका मतलब फ्री कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फ्री कुछ नहीं है। ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मेरे को क्या कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप मुझे टाइम दोगे तो ये क्लासेस आपको जरूर बेनिफिट करेंगे। और कोशिश किया करो कि क्लास पूरा आप देखो। क्लास देखने के बाद आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करो मेरे साथ साथ, और इनके नोट्स बनाओ। शुरुआत की जो एनसीईआरटी है, क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है, इनके नोट्स आप एनसीईआरटी में भी बना सकते हो, लेकिन 9, 10, 11, 12 की जो एनसीईआरटीज है उनके नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा, ताकि बार बार आपको बुक्स रेफर ना करनी पड़े। क्लासेस की पीपीटीज टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं, आप वहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो मैं चाहता हूं आप इसको लाइक करें, ताकि थोड़ी रीच बढ़ सके, हम बाकी सब लोगों तक भी पहुंच सके। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे, कोशिश करो आप सब वहां तक पहुंचाओ इस बात को। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देख पा रहा हूँ अभी भी जब यूट्यूब का स्टूडियो वाला जो ऐप आता है उसमें दिखता है, तो उसमें 60-65% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो यार सब्सक्राइब अगर आप कर दोगे तो क्या होता है, वो जो नंबर दिखता है धीमे धीमे बढ़ता हुआ, उससे मोटिवेशन आता है, और वो मोटिवेशन क्या करता है, मेहनत करवाता है हम लोगों से। तो कोशिश कीजिएगा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम लोग नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 3 और 4 को खत्म करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग सारी एनसीईआरटीज, ना केवल ज्योग्राफी की बल्कि सारी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।